तो स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त सर्वनाम। क्या बोल रहा है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डिमसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। हम बात करते हैं काल की। क्या? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित कौन कौन से हैं? कौन है? तो गणेश बिहारी। कौन? गणेश बिहारी, गणेश बिहारी। और कौन? श्यामा बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। और तीसरा कौन? सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो पूछ रहा है इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण बिहारी। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सम्मिलित है? गणेश बिहारी सम्मिलित है, सुखदेव बिहारी सम्मिलित है, श्याम बिहारी सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार जा रहा का संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राम बाजार गया होगा। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? राम बाजार गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्याम पेंसिल से लिखता है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, करण कारक। क्या है? करण कारक। अब हम बात करते हैं कारक की। कारक, कारक कितने प्रकार? 8। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कारक,
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, और क्या है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट है 8 नंबर संबोधन। अब इन कारक चिन्हों के विभक्ति, विभक्ति क्या है, कर्ता कारक के कारक चिन्ह कौन से हैं, को विभक्ति। कर्म कारक के कारक चिन्ह कौन है, कर्ता का विभक्ति कारक चिन्ह हो जाएगा ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह को। करण का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, से या के द्वारा। करण का से या के द्वारा। संप्रदान का के लिए, के लिए। अपादान, अपादान से अलग, अलग होना। ठीक, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, संबंध में क्या हो जाएगा, संबंध कारक में कारक चिन्ह का, की, के, रारी रे। ठीक, अधिकरण में, पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आई। क्या हो जाएगा, लड़ाई में प्रत्यय कौन सा है, तो आई प्रत्यय है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे। तो इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज सिंह। तेज सिंह अपेक्षा के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अब हम बात करते हैं अमानक वर्ण किसे कहते हैं। अमानक वर्ण जो वर्ण अपभ्रंश में प्रयोग होते थे किंतु आधुनिक हिंदी में उनके रूप में बदल गए हैं तथा अब वे हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं, इसलिए वे अमानक वर्ण कहलाते हैं। तो अमानक वर्ण क्या है, अमानक वर्ण ये कहीं पे दिखे तो अमानक वर्ण, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, झा से। ठीक, और ये अमानक वर्ण है। ठीक, अमानक वर्ण आदि। ठीक, तो इसमें आयोग द्वारा माना गया भाग ऑप्शन बी, अमानक वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा और रोला। कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसी छंद है, विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। कैसे, विषम मात्रिक। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण। कितने चरण, इसमें 6 चरण होते हैं।
तो कुंडलिया किससे मिलकर बना है? दोहा प्लस रोला की। अब हम बात करें छप्पे की। आप लोग बताइए छप्पे छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? किन दो? रोला और उल्लाला। छप्पे किन दो छंदों से मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला। ठीक। इसमें भी 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं, अंतिम 2 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाषा संवर्धी सभा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। हम बात करें अलीगढ़ में कहाँ से? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1877 में। 1877 ईस्वी में भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। ठीक। इस अब संस्थापक की बात करें। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक बाबू तोताराम जी थे। कौन थे? बाबू तोताराम। बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित हुई? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कब हुई? 1877 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जी शंकर क्रूप जी को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप जी को प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था और किस भाषा के लिए? तो इन्हें 1965 में। 1965 में मलयालम भाषा के लिए। कौन सी? मलयालम। ठीक। 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कर्म पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाया। छाया शब्द का बहुवचन क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट में। प्राण। प्राण एक वचन है या बहुवचन? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजस्वी। ओजस्वी। इसका अर्थ क्या होता है ओजस्वी का? शक्तिशाली। ओजस्वी मतलब शक्तिशाली। शक्तिशाली या प्रभावशाली। प्रभावशाली। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र वज्रा। शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्र वज्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो ऑप्शन बी निधन ई। निरीह का संधि विच्छेद कौन सा है? निधन ई। इसमें कौन सी संधि है? संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, और आपको पता ही होगा संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि एक बार देख लीजिए 60 में। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और लास्ट 5वां क्या होता है? अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 18 है, कह रहा है कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आलोचना। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शनाविलासी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सभी जवाब चुनिए। प्रश्न संख्या 20 से 22 तक इन अनुच्छेदों को पढ़ना है। कह रहा है वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासियों को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या बादलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वह त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किस में विद्यमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सभी प्राणियों में। देश प्रेम का अंकुर किस में विद्यमान है? तो सभी प्राणियों में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? तो गद्यांश का सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। क्या करता है? परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उपयुक्त गद्यांश से देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन बी
देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शिव के पर्यायवाची महादेव, महादेव, कामारी, कामारी, अंतक, अंतक, सोमेश्वर, 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 नीलकंठ, नीलकंठ, महाकाल, 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 शंकर, शंकर, रुद्र, महेश आदि शिव के पर्यायवाची हैं। कौन कौन? महादेव, कामारी, अंतक, सोमेश्वर, नीलकंठ, महाकाल, शंकर, रुद्र और महेश। तो पूछ रहा इनमें से कौन सा नहीं है? तो विसिख नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारका। द्वारका शब्द की वर्तनी शुद्ध है और बाकी की गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से पुत्र का अनेकार्थी क्या है। तो पुत्र का अनेकार्थी पूत होता है। क्या? पूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धविराम। हम बात करते हैं योजक चिन्ह का। चिन्ह कौन सा है? तो ये योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक। योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात करें तो ये निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इसे विवरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी की। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप लोग बताइए। चिंतामणि। क्या? चिंतामणि, चिंतामणि, रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा इनमें से कौन सा बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है। तो कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बघेली। बघेली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है। और हम बात करें बुंदेली और कौरवी किस अपभ्रंश की भाषा है। तो बुंदेली और कौरवी सौरसेनी अपभ्रंश की निकली हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, बुंदेली और कौरवी सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक। और भोजपुरी किस अपभ्रंश की भाषा है। तो मगधी है, मगधी। अर्धमगधी की बात करें तो बघेली और मगधी की बात करें तो भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है
इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया था? तो प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुधा। और इन अन्य पत्रिका कौन थी? मर्यादा प्रेमचंद्र जी की थी, जागरण प्रेमचंद्र जी की थी, और माधुरी। ठीक, और सुधा, ये एक सुधा नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम किस पे पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण, इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए दूसरा। ये दोनों क्या किस विशेषण के हैं? तो दोनों समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक समुदायवाचक विशेषण। दो गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। हम बात करें दूना किस विशेषण का उदाहरण है? तो दूना आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्देशना। क्या हो जाएगा? निर्देशना। हम बात करें दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके सामान्य गुणों में मिलता जुलता भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। कोयल शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? कोयल का तत्सम होता है कोकिल। क्या होता है? कोकिल। कोकिल मतलब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कोयल। ठीक। और बात करते हैं हम पवन। पवन क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पवन। क्या हो जाएगा? पवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक। बात करें मोहन क्या है? मोहन एक नाम है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिवार शब्द समूहवाचक, परिवार समूहवाचक संज्ञा। कृष्ण की बात करें, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या है? ऑप्शन ए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकीट। एकत्र का विलोम क्या है? विकीट। बात करें एकता का विलोम क्या है? एकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता। एकता का विलोम अनेकता।
संकीर्ण का विलोम संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है इनमें से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो इसका पूर्वी कौन कौन आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और क्या, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और कौन नहीं आती, भोजपुरी। तो भोजपुरी किस बोली के अंतर्गत आती है। तो बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन आती हैं, मगही और मैथिली, मगही और मैथिली, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पूर्वी हिंदी के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण कौन सा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा राजभाषा हिंदी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक द्वंद्व। अब बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। और कौन, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक, ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस सेशन को इसी समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को पूर्ण समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।